हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसा हमारा प्रीवियस वीडियो जो था वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का था, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये दोनों आते हैं चैप्टर 8 में, जिसमें दो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। एक है इंडेमनिटी और दूसरा है गारंटी। हम इसमें गारंटी का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो बहुत छोटा सा पार्ट है, उसमें सिर्फ दो सेक्शन कवर होते हैं, एक 124 एक 125। 124 में इंडेमनिटी क्या होती है उसका डेफिनेशन दिया गया है, 125 में इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स दिए गए हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये कवर करता है 126 से लेके 147 तक, बहुत सारा कुछ है इसमें और हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए फिर पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। पहला हमारा टॉपिक ये है, व्हाट इज गारंटी। तो पहले हमें पता तो हो ये जो गारंटी है इसका मतलब क्या होता है। गारंटी का मतलब क्या होता है, सिंपल और सरल भाषा में इसे प्रॉमिस कहते हैं। प्रॉमिस तो कुछ कोई भी हो सकता है, लेकिन किस बात का प्रॉमिस है भाई? टू आंसर व्हाट, डेट और डिफॉल्ट और मिसकैरेज ऑफ अदर। मीन्स ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई को प्रॉमिस कर रहा है कि जो जेड, मान लो इसे, ये जो जेड है ये डिफॉल्ट कर रहा है, इसने डेट लिया है या ये और जो भी नेगेटिव वाली चीज़ें हैं आपके साथ, ये सारे व्यवहार अपनाए हुए, तो इसके लिए जवाबदेही मैं हूँगा, इसे परेशान मत करो। ओके, ये तो हो गया इसकी मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 126 ने क्या कहा भाई, इसकी लैंग्वेज में गारंटी का मतलब क्या होता है। Contract of guarantee defined in section 126. Contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. Contract of guarantee एक contract है, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये हमेशा थर्ड पर्सन ही रहेंगे, जेड वाई को प्रॉमिस कर रहा है। इसने आपको कोई प्रॉमिस किया, नहीं निभाया, मैं निभाऊंगा। इसकी कोई लाइबिलिटीज थी आपके पास, इसने उसे नहीं कंप्लीट किया, आई विल डिस्चार्ज। ओके, डोंट वरी फ्रेंड, आई एम हियर फॉर यू। ओके, तो क्या ये फ्री में इतने प्रॉमिस किए जा रहा है, क्या इसे कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा? कैसे हो सकता है? हमें पता है कि कौन डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, कि भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है इसमें, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं कि ये तीनों के नाम क्या हैं। 126 126 ये बात कर रहा है भाई, हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन करेंगे ही, इन तीनों के लिए एक नामकरण भी करते हैं। चलो करते हैं। ये कौन है? इनसे प्रॉमिस की जा रही है कि आप इसके डिफ़ॉल्ट पे इसको मारने नहीं चले जाइएगा, तो मेरे पास आइएगा, मेरे पास। कौन है ये? क्रेडिटर है, नाम से ही नहीं पता चल रहा है। ये कौन है? ऋणदाता है। ऋणदाता किसको कहते हैं? ऋणदाता जो ऋण दे रहा है, ये ऋणी है, प्रिंसिपल डेटर, मूल ऋणी, मूल ऋणी कह लीजिए इसे, ऋणी है। और ये भैया है प्रतिभू, सियोरिटी। सियोरिटी इनका नाम बहुत सुंदर सा है, सियोरिटी, क्योंकि ये सियोरिटी दे रहा है ना। गारंटी को टर्म सियोरिटी भी कह सकते हैं, नहीं गारंटी देने वाले को सियोरिटी कहते हैं। वाई, ये है क्रेडिटर, इनको क्रेडिट कर रहे हैं कुछ पैसे वैसे या कुछ बेनिफिट वॉट एवर जो इनका मन करे और जो ये चाह रहे हैं, और ये जो दे रहे हैं इसकी वजह से ये क्रेडिटर हो गए। ये भैया कर्जे में चल रहे हैं, डूब गए हैं कर्जे में, प्रिंसिपल डेटर है ये। ये हमने पढ़ लिया कि 126 क्या क्या कह रहा है, गारंटी को डिफाइन किया हमने, उसकी मीनिंग भी समझ ली। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ये हमें पता है, इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटर्न। अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, ये हमने कंप्लीट कर दिया गारंटी के बारे में जितना इंट्रोडक्शन हो सकता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, गारंटी ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट है, ये ट्राइपार्टाइट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? आप इंडेमनिटी पे नहीं टिक करके चले आइएगा, ये गारंटी होता है। वाई, पार्टीज तीन है ना, एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे तीन हो रहा है। पहला तो इनके बीच में हो रहा है, ये इनको गारंटी दे रहा है कि भाई ये अगर डिफॉल्ट कर रहा है कुछ तो हम हैं, इनके बीच में
गारंटी हो रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये एक्स है, ये इनको कुछ देना है, ये वाई है, ये जेड है, ये इनसे कुछ लेन देन कर रहा है। ये है लेनदार बोलते हैं इनको, क्रेडिटर को लेनदार भी बोलते हैं। और ये है ऋणी, मूल ऋणी, मूल भी लगा दीजिए इसमें, मूल ऋणी। इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हमें समझ आया। ये जो हम कंसिडरेशन पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि इनके और इनके बीच में भी ये कॉन्ट्रैक्ट है। अभी तो सिर्फ हमें ऊपर ऊपर से डेफिनेशन पढ़ के क्या लग रहा है कि एक्स और वाई के बीच में इसे कॉन्ट्रैक्ट चला, ये इनको प्रॉमिस कर रहे हैं। इसमें जेड का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए ये ट्राईपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट। और इन दोनों के बीच इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका नाम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों है आप बता सकते हैं कमेंट में। इसका नाम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्स और जेड एक दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली ये इस वाई से कर्ज लेता है, ठीक है। 2000 का नहीं चुका पाता ये ना, इस जब ये ले रहा था ये वाई एक ही कंडीशन पे देने के लिए तैयार था कि भाई तुम्हारी कोई गारंटी ले ले, पता नहीं कब तुम इंसॉल्वेंट हो जाओ, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं हो, मेरा 2000 तुम्हारे पास अटके हुए हो, तो मेरा क्या होगा? ये मेरे 2000 है, मैं तो लॉस में चला जाऊंगा। तो ये जो जेड है ये एक्स के पास भागा भागा जाता है कि सर आप जानते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं इसका पैसा लौटा दूंगा, आप बस मेरी इससे गारंटी ले लीजिए कि अगर मैं नहीं दे पाया तो आप दे देंगे, देना तो मुझे ही है, बस आपको गारंटी लेना। ठीक है, ये गया, बोलो भाई इसको 2000 दे दो, नहीं चुका पाया तो हम देंगे, ठीक है, ओके। इसने गारंटी दी, इसके कहने पे इसने इसे गारंटी दी। किसके लिए कर रहा है? ये जेड के लिए कर रहा है, इसको गारंटी देना जेड के लिए, बेनिफिट ऑफ फॉर द जेड, इसे अभी फिलहाल 2000 मिल जाए। और जब ये नहीं दे पाएगा पैसे इसे वाई को, तो ये 2000 इसको देगा भी। जब 2000 इसको और देगा तो भैया क्या ये अपने घर को भिजवा के तुमको 2000 देगा इस वाई को? जब ये 2000 दे देगा इसका राइट इनके अगेंस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये एक्स की पोजीशन पर पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा क्रेडिटर, ये हो जाएंगे डेटर, तो हमेशा डेटर रहेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दिख नहीं रहा है लेकिन है, एक्स और जेड के बीच में, ठीक है। मैं बहुत कचरा हो गया, इसको रिलीज करते हैं। सो पहले हमने क्या समझा कि ये जो है ट्राईपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 3 पार्टी भी हैं एज वेल एज 3 कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो रहे हैं एक्स वाई और जेड के साथ, ओके। अब हम बात है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का हमारे इस दुनिया में क्या एप्लीकेशन है, मतलब इसको एक लॉ बना दिया गया, कोई इसका मतलब है। इसका फंक्शन ही यही है कि ये किसी भी इंसान को लोन लेने में मदद करता है। और यह सिक्योरिटी दिखा दी हमको, अब ये इतना ज़रूरत है दे दो, टू इनेबल अ पर्सन टू गेट अ लोन और गुड्स, किसके बदले? ऑन क्रेडिट और एन एम्प्लॉयमेंट। इनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है, समाज में बहुत अच्छे हैं, इनको कोई भी पैसा देना पसंद करेगा, लोन इन्हें क्रेडिट करना पसंद करेगा, क्योंकि पता है कि भाई बहुत पैसा इनके पास, लौटा ही देंगे, इंटरेस्ट के साथ भी लौटाएंगे, बेनिफिट ही होगा ना जेड का या वाई को, तो हर कोई चाहेगा। ये बेचारा गरीब है, खाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, कोई भी इन्हें पैसा देना चाहेगा, पता है कि आज ही ये नहीं दे पाएंगे तो इन फ्यूचर क्या लौटाएंगे, इसलिए आया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और एक इम्पोर्टेंट चीज नोट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी कंडीशनल। व्हाट कंडीशनल? इट इज कंडीशनल प्रॉमिस टू बी लायबल। किस बात के लिए लायबिलिटी दे रहे हैं आपको क्या लगता है? ऑन द डिफॉल्ट ऑफ पीडी, एक्स वाई जेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पर ये जो वाई है इसने कोई डिफॉल्ट किया ही नहीं, इसके पास पहले पहुंच गए, लो लो पैसा दो, तुम्हारी गारंटी पे हमने इसको 2000 रुपये दिए, लो दो। भाई ये डिफॉल्ट करे, पहले जाओ इसके पास मांगो, डिफॉल्ट कर रहा है तो ये आएगा ना, इसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इससे मुँह उठा के चले आ रहे हैं उसको, ये सब नहीं होगा, काटो इसको काटो। एंड लायबिलिटी
independent बिना डिफॉल्ट के लायबिलिटी हो रही है भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो नहीं है, कुछ और इसको कह लो, ये गारंटी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमेशा ही जो वो उसकी लायबिलिटी अराइज होगी जब पीडी डिफॉल्ट करेगा, बिना डिफॉल्ट के ही उसकी लायबिलिटी अराइज कर रहे हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये हमने जान लिया सब कुछ। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब गारंटी हमें पता हो गई है कि गारंटी क्या है। अब गारंटी के एसेंशियल्स क्या होते हैं? इसके 4 एसेंशियल्स हैं। पीडी, पीडी मतलब प्रिंसिपल डेट और नहीं प्रिंसिपल डेट, डेट होना चाहिए। पर्पस क्या है हमने देखा ना, फंक्शन क्या कि टू इनेबल पर्सन टू गेट लोन ऑन क्रेडिट, ठीक है। लोन ही नहीं है तो गारंटी कैसी होगी, ठीक है। पर्पस ही यही है गारंटी का कि पेमेंट को सिक्योर करें, पेमेंट ऑफ डेट को सिक्योर करें, ठीक है। कंसिडरेशन, हमें इधर कोई कंसिडरेशन दिखा नहीं है यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में, क्योंकि डेफिनेशन में से बताइए प्रॉमिस करा, प्रॉमिस करा, इसको बदले में क्या मिल रहा है भाई, ये जानना इंपॉर्टेंट है। बिना कंसिडरेशन की कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, कुछ एक्सेप्शन केसेस को छोड़ के। पहला पॉइंट है प्रिंसिपल डेट, सेकंड पॉइंट है कंसिडरेशन, थर्ड है मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट, फोर्थ है राइटिंग नॉट नेसेसरी, रिटर्न नहीं होना चाहिए कि भाई गारंटी लिए थे लिख के दो, ओरल भी चलेगा। ओके, सो ये ओरल को हम देख सकते हैं सेक्शन 126 में, हमने नीचे ही पढ़ लिया था। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट सेक्शन 142 में मिस रिप्रेजेंटेशन हमें मिलेगा, सेक्शन 143 में कंसीलमेंट। कंसिडरेशन नेसेसरी है ये हमें बताता है सेक्शन 127, और प्रिंसिपल डेट तो हम 126 से ही जान रहे हैं, ठीक है। ये वो प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपके जो भी लायबिलिटीज हैं उसको सिक्योर करें, वो प्रॉमिस कर रहे हैं ना। ओके, सो पहले हम जानते हैं प्रिंसिपल डेट, व्हाट इज दिस, ये किस खेत की मूली है जानते हैं, किस चिड़िया का नाम है कि ये प्रिंसिपल डेट है। ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल डेट, इस जेड ने जो भी बेनिफिट वाई से लिया है वही है प्रिंसिपल डेट। और कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू सिक्योर, बोल रहा था ना, प्रॉमिस टू आंसर ऑल द डेट एंड लायबिलिटीज, डिफॉल्ट, मिसकैरेज ऑफ अदर। तो वो जो प्रॉमिस दी जा रही है किस लिए दी जा रही है, उसको इतनी प्रॉमिस, जो वाई ने कुछ इसे डेट दिया हुआ है, कर्ज दिया हुआ है, उसी को सिक्योर, वाई को सिक्योर करने के लिए गारंटी पे गारंटी, गारंटी पे गारंटी दिए जा रहा है, ठीक है। टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेट। अब अगर प्रिंसिपल डेट ही नहीं होगा, ये भैया नहीं होंगे, प्रिंसिपल डेट नहीं होंगे तो गारंटी वैलिड नहीं मानी जाएगी। नो प्रिंसिपल डेट, नो वैलिड गारंटी, इन शॉर्ट। तो भाई ये बहुत एसेंशियल एलिमेंट है गारंटी के अंदर। ओके, और कभी कभी क्या होता है, इन्होंने कोई ऐसा डेट दिया है जो कि वाइड है, लेकिन यहाँ पे गारंटी इम्पॉसिबल होती है, डेट कैसा भी हो डेट होना चाहिए, वैलिड हो, वाइड हो, वॉट एवर। ओके, इरेजर जाने दीजिए सर। ये हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस ही होता है डेट की पेमेंट को सिक्योर करना, और जहाँ पे प्रिंसिपल डेट नहीं होता है वहाँ पे वैलिड गारंटी कभी नहीं हो सकती है। तो बताइए, और हमने ये भी बताया कि डेट वैलिड हो, वाइड हो, लेकिन गारंटी हमेशा इन्फोर्सेबल होगी, क्योंकि डेट है ना, जैसे कि गारंटी फॉर माइनर्स डेट। ओके, कोई छोटा बच्चा है, हमें पता है कि इन्फोर्सिएबिलिटी जो सेक्शन 10 में दी गई है, ओके, उसके रूल्स हैं, बंदा मेजर हो, ठीक है, क्राइटेरिया दिए गए हैं, एक एग्रीमेंट है, अगर वो इन्फोर्सिएबल है तो वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कौन सा सेक्शन कहता है, 2H। ओके, और इन्फोर्सिएबल का मतलब क्या होता है, इन्फोर्सिएबल कब होगा, जब जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है वो मेजर है, साउंड माइंड है। साउंड माइंड मतलब ये नहीं कि वो पागल है, पागल नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे साउंड माइंड का है कि वो इंसान एक्स वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो एक्स है ये समझ पा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है इसमें इसका प्रॉफिट है कि नहीं, ठीक है। अगर वो समझ नहीं पा रहा है कि इसमें मेरा क्या हित है, अहित है, वो समझ ही नहीं पा रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को, वो भी अनसाउंड माइंड में आएगा, ठीक है। तो साउंड माइंड कौन है, ये समझ लिया। और कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट लॉफुल होने चाहिए, एंड वो किसी भी लॉ के द्वारा वाइड डिक्लेयर्ड ना हो, ये हमारा सेक्शन 10 बताता है। तो ये पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, मेजर होना चाहिए। एक पॉइंट हमने छोड़ दिया इसमें, फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्री कंसेंट नहीं होगा तो वाइडेबल हो जाएगा।
सो मेजर रोल क्या है, मेजर मतलब क्या होता है कि ये इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग 18+ हो। ओके, अब 18+ इन्फोर्सिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अब कोई भी गारंटी जो कि माइनर कर रहा है, माइनर के डेट को सिक्योर करने के लिए है, तो क्या ये गारंटी इन्फोर्सेबल होगी या नहीं, आपको क्या लगता है? इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ दोनों से ना ये इन्फोर्सेबल होगी। और यहाँ पे श्योरिटी जो है, श्योरिटी भैया इनकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये पीडी छोटा बच्चा है, माइनर है, ये 18 साल से नीचे का है, तो 18 बिलो है ये पीडी है, ठीक है। ये आराम से मजे लेगा, पीडी का रोल भी श्योरिटी ही निभाएंगे, ये भी श्योरिटी ही समझो, डीम्ड श्योरिटी। ये श्योरिटी जो है डीम्ड पीडी है, ठीक है। इसके ऊपर कोई लाइबिलिटीज नहीं होगी। हमको पता है कि लॉ हमेशा ही छोटे बच्चों के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, जहाँ उनका इंटरेस्ट होता है तो वहाँ वो यस करता है, जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता है वहाँ नो कर देता है। ओके, अब ये हमने एक केस और लिखा है, कासिबा बिन नसापा निकादे वर्सेस नरसिंह श्रीपर, ये 1985 का केस है। इसमें कोर्ट ने क्या कहा था कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी की लायबिलिटी है वो कोलैटरल नहीं है, डबल एल सही था, कोलैटरल नहीं होती है, ठीक है। ये जो गारंटी है ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी थी जो इनके बीच में थी। इनकी लायबिलिटी कब अराइज हो रही थी, जब पीडी का डिफॉल्ट हो रहा था। इनकी लायबिलिटी यहाँ पे हमेशा अराइज ही रहेगी, इनकी लाइट हमेशा जली हुई रहेगी, पीडी डिफॉल्ट करें ना करें यही लायबल होंगे, ठीक है। और ये एज अ इंडेमनिफायर लायबल होंगे, ओके। ही विल बी लायबल एज लाइक इंडेमनिफायर। भाई कोई भी कंडक्ट करे एक्स या मैं कोई कंडक्ट करूँ, आई विल इंडेमनीफाई यू। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडेमनिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन क्या है इसके बारे में हमने कहा है कि हम पढ़ेंगे सेक्शन 127। लेट्स मूव टू कंसिडरेशन। हमारे भैया कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे एक्सेप्शंस में हैं जिनमें बिना कंसिडरेशन के वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, नहीं तो बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइड होता है। अब देखते हैं सेक्शन 127 क्या कह रहा है। Section 127 कह रहा है anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be sufficient consideration for the surety for giving the guarantee X Y Z। So ये जो X है Y को promise कर रहा है कि whatever you will suffer the damage I will pay you, okay, but Y is promising, what is the basic criteria for the contract? A ने promise किया B को, B ने उसे accept किया, यहाँ पे consideration दोनों के लिए हो रहा है, बट यहाँ पे ये इन्हें promise कर रहा है, इनको रिटर्न में कंसिडरेशन क्या मिल रहा है ये हम नहीं देख रहे हैं। सो यहाँ पे बताया गया कि वाई जो कुछ भी जेड के लिए कर रहा है, कुछ भी, या इसके बेनिफिट के लिए कोई प्रॉमिस कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जिससे इसे बेनिफिट हो रहा है, वो इन एक्स भैया के लिए सफिशियंट कंसिडरेशन होगा, ओके, फॉर गिविंग द गारंटी। इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या है, फिर थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। B requests A to sell and deliver his goods on credit. A agrees to do so provided C will guarantee the payment of the price of the goods. ये है A, ये है B, ये है C। B A के पास जाता है, इसे रिक्वेस्ट करता है कि भैया ये गुड्स हैं, ये हमें दे दीजिए, क्रेडिट दे दी। बी कहता है, ए कहता है कि भाई हम आपको दे देंगे एक साथ कि सी से जाके कहो, अगर सी आपकी गारंटी ले ले कि भाई ये जो गुड्स हम आपको देंगे इसका प्राइस हमें आपके ना पेमेंट करने पे वो करेंगे, ठीक है। अगर आप डिफॉल्ट कर गए सी विल बी लायबल, तो हम आपको प्रॉमिस करेंगे। सी प्रोमिसेस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन, सी प्रोमिसेस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ एज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स। अब सी ने प्रॉमिस कर दिया भाई कि आप इनको गुड दो, हम गारंटी ले रहे हैं, दिस इज अ सफिशियंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस। और जो इसने कहा ना ए को गुड दो, हम गारंटी ले रहे हैं, तो इसने गुड दिया या प्रॉमिस किया कि हम गुड दे रहे हैं, यही इतनी सी बात इनके लिए कंसिडरेशन हो गई। भाई आपके कहने पर वो अपना लॉस करवा के इतना दे रहा है, इसे कम है, ये कंसिडरेशन है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। A sells and delivers good to B. C afterwards requests A to forbear to sue B for the debt for a year and promises that if he does so,
थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड टू बी, ए जो है बी को एक टू गुड है, कौन सा गुड है, इनको बेचता है और इनको डिलीवर भी कर देता है, मतलब पैसे लेता है फिर थोड़े दिन बाद इसको डिलीवर कर देता है कि लो भैया पकड़ो अपना गुड्स। सी आफ्टर वर्ड, सी जो है ये आते हैं बीच में, बाद में आ रहा है मूवी में। सी आफ्टर वर्ड रिक्वेस्ट ए टू फॉरबियर टू सी बी फॉर द डेट फॉर अ ईयर। इन्होंने जो गुड्स दिया था, बेचा था, पैसा ही नहीं चुकाई। ये कहना भैया 1 साल की मोहलत दे दो हमको, 1 साल का टाइम दे दो, हम सारा पैसा चुका देंगे। ठीक है, ये अभी तक पैसा नहीं चुकाया, ये कह रहा कि हम जाएंगे कोर्ट जाएंगे, सूट फाइल करेंगे तुम्हारे खिलाफ, कोर्ट में घसीटेंगे, हमारा पैसा कैसे नहीं दोगे। तो ये सी गारंटी दे रहा है कि भाई 1 साल तक उसके अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल नहीं करो, ठीक है, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। अगर 1 साल से ज़्यादा हुआ तो भाई ये लायबल होंगे। एंड प्रॉमिस दैट इफ ही डज सो सी विल पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाई, अगर ये 1 साल तक इसको छोड़ देते हैं तो जो भी पेमेंट में डिफॉल्ट होगी ये लायबल होगी। ए एग्रीज टू फॉरबियर एज रिक्वेस्टेड, अब ए भी मान गया कि भाई चलो प्रॉमिस कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम इसको 1 साल के लिए छोड़ दे रहे हैं। दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस, अब वो जो 1 साल तक के लिए इसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया वो इन सी के लिए कंसिडरेशन है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कर सकते भाई तुमने मुझे क्या दिया था, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया, तुमने मुझे कुछ दिया था क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। भाई उसने 1 साल तक के लिए इसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया, जैसा तुम चाहते थे, ये कंसिडरेशन है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट इज ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड टू बी, फिर ए है, यहाँ आते हैं भाई ए बी, ए ने बी को गुड्स डिलीवर कर दिया। सी आफ्टरवर्ड विदाउट कंसिडरेशन एग्रीज टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी, देन एग्रीमेंट इज वाइड। सी विदाउट कंसिडरेशन कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि इनके साथ क्या करना है, आपको कहना है भाले कुछ भी नहीं करो आप, इनके लिए कुछ भी मत करो, लेकिन हम इनके डिफॉल्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। भाई आपको कंसिडरेशन कुछ मिला, आपने उनसे कंसिडरेशन कुछ लिया, नहीं लिया, विदाउट कंसिडरेशन, नो गारंटी, नो कॉन्ट्रैक्ट इवन। सो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि कंसिडरेशन, सॉरी, बेनिफिट फॉर ईडी इज इनफ कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन किसके लिए है भाई, सियोरिटी के लिए, सियोरिटी। ये बात मैं नहीं कह सकता कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, आपने हमें बदले में क्या दिया, इतना इनको छूट दिए हम प्रिंसिपल एडिटर को, वो सब भूल गए, नहीं भूल रहे। सो अब हमें पता है कि पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन इन इंग्लिश लॉ, सेम यहाँ पे भी अप्लाई करेगा। ठीक है, जितने भी पास्ट डेट के लिए गारंटी दे रहे हैं वो सब इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हम पास्ट जो पास्ट डेट है उनके लिए भी गारंटी दे सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, सो इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ये तो हमने कंसिडरेशन पढ़ते समय ही पढ़ा था। इन इंग्लिश लॉ पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। ओके, लेकिन जब हम 2D पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट का तो हमें पता चलता है उसमें फ्यूचर भी है, पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, सबका इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट, इंपॉर्टेंट है। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है सियोरिटी के साथ, कंसीलमेंट है, इस बेचारे बंदे, निर्दोष बंदे को फंसाया जा रहा है, तो ये गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अब इसके साथ हमें पढ़ना है सेक्शन 143, 142। सो ओपन 142 में क्या, गारंटी ऑब्टेन बाय इन मिसरिप्रेजेंटेशन इज इनवैलिड, एनी गारंटी व्हिच हैज बीन ऑब्टेन बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर, यहाँ मिसरिप्रेजेंट कौन कर रहा है, क्रेडिटर कर रहा है, और विद हिज नॉलेज एंड असेंट कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज इनवैलिड। ठीक है, ये जो क्रेडिटर साहब है इन्हें असलियत पता है वाई के बारे में, ये बहुत ऐसा इंसान है कि ये कभी भी कोई भी ऋण नहीं चुकाता, ये जान रहा है, लेकिन फिर भी इस भोले भाले ये वही है, ये जड़ इंसान को फंसा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिटर मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कंसीलमेंट क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid। ये जो क्रेडिटर हैं इनको सब कुछ पता है, वहाँ पे ये मिस रिप्रेजेंट कर रहे थे, था वाई कुछ और, इसको दर्शा कुछ और रहे थे, ये वर्स्ट एम्प्लॉय इनके कंपनी में करता था, इसको बेस्ट बता रहे थे भैया गारंटी ले लो इनकी तरफ से।
ठीक है, मतलब एम और वाई की मिली भगत थी सिक्योरिटी के अगेंस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिटर मिस रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है, लेकिन सच सच बता भी नहीं रहा है, ये मुंह बंद किए हुए है, ये कुछ भी नहीं कह रहा है। ठीक है, छुपा रहा है सिक्योरिटी से, उसे कुछ भी नहीं बता रहा है। यहाँ पे भी गारंटी इनवैलिड हो जाएगी एज पर द सेक्शन 143। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए engages B as a clerk to collect money for him। ए ने बी को जॉब पे रखा, भैया मेरी तरफ से तुम मेरे क्लर्क हो, मेरे पास बहुत सारे पैसे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट से जो मेरे पैसे रहे होंगे, जो पेमेंट्स बाकी है वो सब तुम कलेक्ट करोगे, मेरे अकाउंट में सबमिट करोगे। बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसीट्स and in consequence calls upon him to furnish security for his duly accounting। C gives his guarantee for B's duly accounting। A does not acquaint C with previous conduct B। B afterwards may default। This guarantee is invalid। ठीक है, ये इनका यहाँ अकाउंटिंग का काम कर रहे थे और हमेशा अकाउंट्स में हेर फेर करते थे। ठीक है, पैसे मिलता था इनको, कुछ रिसिप्ट में कुछ चढ़ाते थे, इनके अकाउंट में कुछ डालते थे। ठीक है, फिर एक बार ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस में इन्होंने कॉल किया सी को। ठीक है, कि भैया हमारे अकाउंटिंग, हमारे व्यवहार को लेकर, बिहेवियर को लेकर आप इन्हें, जो सी है ये गारंटी दें इन्हें, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है, ए को पता है सब कि ये कैसा है, हमेशा से ये अकाउंट्स में घोटाला करता है। ये कुछ भी नहीं कहा, आराम से गारंटी पेपर्स में साइन करवा लिया। यहाँ पे वो चुप रहा, कंसील किया उसे, मटेरियल फैक्ट्स छुपाए, किससे, सी से। तो यहाँ पे गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए गारंटीज टू सी पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाई टू हिम। बी ने कुछ आयरन इनको सप्लाई किए थे, इसने कहा कि उसका पेमेंट, उसके पेमेंट की मैं गारंटी लेता हूँ टू द अमाउंट ऑफ ₹2000 टन, 2000 टन तक का। अगर 2000 टन तक का आयरन में इसने डिफॉल्ट किया तो वो मैं करूँगा। भाई इसके पास जितना बजट है उस हिसाब से तो गारंटी लेगा, तो क्या 2 लाख टन का ले लेगा, इसके पास इतनी खुद की इनकम नहीं है। B and C have privately agreed that B should pay ₹5 per ton beyond the market, such excess to be applied in liquidation of an old debt। This agreement is concealed from A। A is not liable as at security। So ये जो 2000 टन आयरन सप्लाई किए गए थे, अगर मान लीजिए 1 टन का ₹1 हुआ, 2000 टन के ₹2000 हुए, तो इन्होंने कहा हम ₹5 और ऐड कर देना है। ठीक है, पर अप्लाइड पर टन ₹5 पर टन मीन्स एक टन का ₹1, ₹5 पर टन का ऐड कर देना, मतलब ₹1 प्राइस हम ₹6 देंगे। 2000 टन का क्या हो जाएगा, 12,000। ओके, इतना ज़्यादा, 6 टाइम्स। क्यों ऐसा उसने किया कि ये जो बी था ना, ये सिर्फ 2000 टन के लिए इसने गारंटी दी थी, इसके कुछ प्रीवियस भी डेट रहे थे सी के पास, तो इसने कहा वो सब जो जोड़ के इसका प्राइस बढ़ा लो, जिससे जब मेरा डिफ़ॉल्ट होगा वो प्राइस तुम इससे ले लोगे, क्योंकि इसने तो सिर्फ 2000 की गारंटी दी है ना, पिछले वाले डेट को कौन चुकाएगा, वो भी मुझे चुकाना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों की मिली भगत थी, इस बेचारे को कुछ नहीं बताया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि गारंटी कभी भी कंसीलमेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन के बेस पर नहीं होनी चाहिए, एसेंशियल है। नेक्स्ट, राइटिंग नॉट नेसेसरी, ये हमने पढ़ा 126 में। इट मे बी द ओरल और रिटन। नेक्स्ट है लंदन जनरल ओमनीबस वर्सेस हॉलवे, मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट में एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे लंदन जनरल ओमनीबस वर्सेस होलो का फैक्ट क्या था, एक्स है, वाई है, जेड, सिक्योरिटी, क्रेडिटर, पीडी। ओके, ये इनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए गए थे, इन्हें गारंटी चाहिए थी। ठीक, ये इनके यहाँ पहले भी ऐसे जिस कंडक्ट के लिए गारंटी ले रहे थे, ये वॉट एवर कंडक्ट इज दैट, इनसे इन्हें गारंटी दिया। इसने कहा भाई रिक्वेस्ट की, इन्होंने नहीं बताया इनके प्रीवियस कंडक्ट के बारे में कि ये ऐसे ऐसे थे, ये इनको पहले से जान रहे हैं कि ये शरारती एलिमेंट है, ये खामोश रहे, इनको कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पे ये लायबल नहीं होंगे, ही विल नॉट लायबल, no liability arise on the behalf of X। Why? Because security believe
दैट ही इज अ पर्सन ऑफ गुड कंडक्ट। ओके, वो इनके लिए आंसरेबल थे क्योंकि ये प्रिज्यूम कर रहे थे कि ये ऑनेस्ट मैन है। आपने छुपाया इनसे, ठीक है, कि ये जाना पहचाना चोर है भाई, इसके अगेंस्ट बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, आपने उसे नहीं बताया, सिक्योरिटी साइन, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे। कोर्ट ने कहा भाई आप लायबल नहीं है। ओके, ये हमने पढ़ लिया एसेंशियल्स। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे इसमें। सो टाइप्स ऑफ गारंटी होते हैं स्पेसिफिकली 2 टाइप्स के, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं डिफाइंड है। सो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्पेसिफिक, सॉरी, इट इज गारंटी, इट इज ऑल्सो गारंटी। ओके, स्पेसिफिक गारंटी जब कोई वन डेट हो, जो श्योरिटी है वो इस क्रेडिटर को गारंटी दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है किसी एक डेट के लिए, या किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिकली सिंगल डीलिंग होनी चाहिए, किसी एक चीज़ के ऊपर डीलिंग हो रही है, ठीक है, मीन्स प्रिंसिपल डेट जो है वो सिंगल होना चाहिए, बहुत सारे नई केस के लिए भी ये लो ये लो ये लो। जैसे हमने देखा था 2000 टन वाला एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन, सेक्शन 143 में, ये उसने 2000 टन के लिए दिया था। अब ये लोग क्या कर रहे थे, उसे जोड़ रहे थे, भाई पुराना जितना डेट था उसके हिसाब से 5 रुपए और इंक्रीज कर लो, ठीक है। ये नहीं, अगर उसने स्पेसिफिकली 2000 टन के लिए आयरन के लिए बोला किया तो आप 1 टन भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उसके लिए वो सिक्योरिटी लायबल नहीं होगा, ठीक है। उसने स्पेसिफिकली बोला है कि हमें यही इस चीज़ के लिए गारंटी देना है, ठीक है। आप सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए उसे कनेक्ट नहीं कर सकते, वैन देयर इज अ स्पेसिफिक कंट्री गारंटी। कभी कभी ऐसा होता है कि कंटिन्यूइंग गारंटी भी होती है, वो डिफाइन की गई है सेक्शन 129 में। क्या है 129 में, देखते हैं। Here is section 129. What it is saying, a guarantee which extend to a series of transaction is called a continuing guarantee. Means यहाँ पे कोई एक सिंगल डेट नहीं है, यहाँ पे टाटा 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 इतने इतने डेट दिए हैं, सबकी लायबिलिटी इनेक्स पे, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ यही देने के लिए इसने कहा था, जिसने कहा ही नहीं, कहा आप जिसको देते जाओ, मैं भी 10 साल तक देते जाओ, 10 साल तक जो जो दोगे उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन के लिए ये लायबिलिटी लेने के लिए तैयार है। ओके, सेक्शन हमने कौन कौन से अभी तक पढ़े, पहले इसका देख लेते हैं फिर हम वाइंड अप करेंगे क्लास। अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर कंटिन्यूइंग गारंटी, हमें डेफिनेशन मिल गई। अब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को यहीं से डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इज नोन एज स्पेसिफिक गारंटी। ओके, नेक्स्ट, अब इन कंसिडर ए, यहाँ पे स्पेस दीजिए, ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी इन कलेक्टिंग द रेंट्स ऑफ बीज। ए बी को प्रॉमिस कर रहा है, कंसिडरेशन किस लिए, इसका कंसिडरेशन क्या है, ए जो है बी से कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, कंसिडरेशन इनका है कि भाई सी को आप नौकरी दे दीजिए, भाई दे दीजिए, बहुत उससे जरूरत है। हाँ, एम्प्लॉय कलेक्टिंग द रेंट्स ऑफ बीज जमींदारी, इसे आप अपना एजेंट बना लीजिए, एजेंट की नौकरी दीजिए, जो आप एक जमींदार हैं, आप एक जमींदार हैं, आपके पास बहुत सारे लैंड्स हैं, उसमें आपने बहुत सारे लोगों को लोन दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, तो जो रेंट कलेक्शन का काम है सी को दे दीजिए, बहुत गरीब है। प्रोमिसेस बी टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ अमाउंट ऑफ ₹5,000 फॉर द ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय सी ऑफ दोज रेंट्स। आप इसे नौकरी पे रखिए, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि जितने भी ये कलेक्ट करेगा, जहाँ जहाँ से इसने एक्स कलेक्ट, मतलब जितना कुछ भी ये कलेक्ट कर रहा है, इसके पास 5-6 लैंड है, इस लैंड से कलेक्ट कर रहा है, इस लैंड से, इस लैंड से, इस लैंड से, जितने जितने लैंड से ये कलेक्ट करेगा और अमाउंट इनको सबमिट नहीं करेगा या डिफॉल्ट करेगा उन अमाउंट से, पर कलेक्शन ₹5,000 देंगे। बहुत अमीर है ये भाई, बहुत अमीर है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये एक बार कलेक्ट करेंगे, हम आपको इनके डिफॉल्ट पे 5,000 देंगे, हम हर डिफॉल्ट पे 5,000 देंगे, जब जब ये डिफॉल्ट करेगा तब तक देंगे, ठीक है। ए नेक्स्ट है, ए गारंटीज पेमेंट टू बी अ टी डीलर।
ये बी है, ये है टी डी। लास्ट वाला क्या था, जमींदार। इनसे इन्हें ये प्रॉमिस कर रहे हैं, गारंटी दे रहा है टू द अमाउंट ऑफ $100 फॉर एनी टी ही मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाईज टू सी। जितनी भी सप्लाई देगा उतने पे, यू कैन सपोज 100 रुपये देगा, ठीक है। ही विल गिव 100 रुपीज time to time supply. B supplies C with the tea of value of this and C pay for it. Afterward, B supplies C with the tea of value rupees 200. C fails to pay the guarantee given by B was continuing guarantee and he is accordingly liable to the extent of 100. अब इस वाले एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन से हमें क्या पता चलता है, ये भी एक टी डीलर है, चाय बेचते हैं। अब इनका एक पाउच 100 रुपये का है, एक पाउच 200 रुपये का है, ठीक है। इन्होंने इन्हें गारंटी दिया कि आप जितने भी ये 100 वाले पाउच बेचेंगे हम उसके लिए लायबल हैं। मतलब ये 50 बेच दीजिए, आपकी मर्जी 100 बेच दीजिए, जितना भी दे पाए आप। इन्होंने इस 200 वाले की बात नहीं की थी। ये भैया इनको 200 वाला सप्लाई कर रहे हैं, ये 200 वाला पाउच। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये इसको 200 वाला बेच रहा है, तो भाई ये लायबल नहीं होगा। ये कंटिन्यूइंग गारंटी है, लेकिन 100 के लिए 200 के लिए नहीं। यहाँ पे आप कितना भी एक्सटेंड बढ़ा लीजिए अपना, लेकिन 200 को स्पेसिफाई नहीं किया इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप नहीं बेच सकते और उसको उसके लिए लायबल नहीं ठहरा सकते। अ गारंटी इज पेमेंट टू बी ऑफ द प्राइस ऑफ 5 sacks ऑफ फ्लोर टू बी डिलीवर्ड बाय बी। इन्होंने कहा सी को अब 5 आटे के बोरे दो, हम उसका पेमेंट करेंगे इसके डिफॉल्ट पे। A floor to be delivered by B to C and to be paid for in a month. B delivers 5 sacks to C. C pays for them. Afterward, B delivers for 4 sacks to C, which C does not pay for. The guarantee given by A was not continuing guarantee, and accordingly, he is not liable the price of the 4 sacks. मतलब इन्होंने कहा था कि आप 1 महीने में, टाइम स्पेसिफाई किया उसने, ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी ये 5 आटे की बोरियाँ इनको लाते जाइए। इनके यहाँ कुछ शादी वादी पड़ी रही होगी, तो इन्होंने कहा कि आप 1 महीने में इस, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, इनके यहाँ शादी है, ठीक है, कोई फंक्शन है वॉटेवर, तो इन्हें ज़रूरत है आटे की बोरियों की, तो इन्होंने कहा कि हम कुछ हेल्प करते हैं। तो इन्होंने कहा 5 आटे की बोरी इनको पहुँचाओ, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, इस महीने के अंदर आप 5 पहुँचा देंगे। ये भैया 5 इस महीने पहुँचाए, नवंबर में भी 4 लेके चले गए, 4 बोरे उसमें पहुँचा दिए, तो यहाँ पे ये लायबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं है। ओके, सो लेट्स रिकॉल व्हाट एवर वी स्टडी टुडे। पहला हमने पढ़ा कि गारंटी मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, COG इन शॉर्ट। कहाँ है ये डिफाइंड, 126 में। इसके साथ क्या क्या डिफाइंड है, COD, PD और क्रेडिटर, और ये भी दिया गया है कि ओरल या रिटर्न भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। प्रिंसिपल डेट होना चाहिए, मस्ट है। कंसिडरेशन होना चाहिए, और उस कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है आप भी जानते हैं, हम भी, सेक्शन 127 में है। फिर डेट हो गया, कंसिडरेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है 142 के अकॉर्डिंग, कंसीलमेंट नहीं करना है 143 के अकॉर्डिंग, अदरवाइज ये इनवैलिड हो जाएगा। राइटिंग में होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये हमें 126 पता चलता है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ा, टाइप्स। टाइप्स में हमने देखा कि ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, कंटिन्यूइंग भी हो सकता है, गारंटी नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये डिफाइंड है सेक्शन 129 में। इसके साथ हम रिलेट करेंगे 120 और 130, 31 एंड 32, ठीक है। इसमें एक्सटेंड और रिवोकेशन ये सब दिया गया, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या लगातार सीरीज से 126 पढ़ लिया, 127 पढ़ लिया, 128 में है एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटीज लायबिलिटी, ओके, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। 129 पढ़ा है, क्या था, ये कंसिडरेशन था, ये डेफिनेशन था, और ये 129 में फिर डेफिनेशन है कंटिन्यूइंग गारंटी की। फिर हमने पढ़ा 142, 143, ये आपका सिनॉप्सिस अच्छे से बना लीजिएगा, ओके। सो ये हमारा सेशन खत्म हुआ। थैंक यू फॉर विजिटिंग लॉ ट्यूटोरियल्स। अब पूरा देख लिया तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जहाँ पे भी डाउट हो वहाँ कमेंट करिए, और नोटिफिकेशंस का बेल ऑन कर दीजिए, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम पार्ट 2 में
आपको देंगे। जैसे हमने इंडेमनिटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं वो हमने डिस्कस किए थे वैसे। ओके, बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट संडे।